नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पास पर। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बिना देरी किए चलते हैं सवाल की तरफ। आपका पहला सवाल है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? आपके विकल्प दिए हुए हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बुद्ध गया यानी बोध गया। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोध गया। इसका व्याख्या देखेंगे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। दूसरा पॉइंट है, बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध जो है, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। तीसरा पॉइंट है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चौथा पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में हुआ था। आपका अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण यानी वर्ष 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में यानी कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु वर्ष 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है 2 नंबर। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? आपके विकल्प दिए हैं। निम्न में से किस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुश्रुत। सुश्रुत। अब इसका व्याख्या देखेंगे। पहला पॉइंट है, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में सुश्रुत का विशेष स्थान था। अगला पॉइंट है, चरक यह आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है। चरक जो है यह आयुर्वेद से के क्षेत्र से संबंधित है। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। चरक जो है आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है चरक संहिता, इन्होंने लिखा था। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्भीकता। निर्भीकता। इसका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखेंगे। बौद्ध धर्म के अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा जो है सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिनी हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित करता है। अभय मुद्रा में दाहिनी हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। आपका अगला सवाल है, विनय और सुत्तपीठक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय और सुत्तपीठक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध।
अब इसका व्याख्या देखेंगे। पॉइंट, विनय और सुत्पीटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। दूसरा पॉइंट है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पूछेगा त्रिपिटक किस धर्म का, यानी त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित है। गौतम बुद्ध का जो त्रिपिटक है वह निम्न है। पहला सुत्पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। आपका अगला सवाल है 5 नंबर, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप जो बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। इसका व्याख्या देखेंगे। पहला, स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। दूसरा पॉइंट, स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया। स्तूप शब्द जो है पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ टीला या ढेर है। इसका जो अर्थ होगा टीला या ढेर होगा। आपका अगला पॉइंट है, स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता था। अगला पॉइंट है, स्तूप विशेष रूप से बौद्ध कला में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप जो है विशेष रूप से बौद्ध कला में प्रसिद्ध हुए थे। आपका अगला पॉइंट है, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पूछेगा स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। आपका अगला सवाल है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। इसका व्याख्या देखेंगे। पहला पॉइंट है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है। पूछेगा गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। पूछेगा गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। आपका अगला सवाल है 7 नंबर, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसका व्याख्या देखेंगे। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए। दूसरा पॉइंट है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अगला पॉइंट, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं औरंगाबाद औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। आपका अगला पॉइंट है, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश की का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल। यह जो प्रश्न पूछा गया RPF SI 10/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश की
राजधानी मान्यखेत थी। अगला पॉइंट है, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। आपका अगला सवाल है 9 नंबर, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपिग्राफी। एपिग्राफी, इसका व्याख्या देखेंगे। पॉइंट 1 में है, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनमें उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। आपका अगला सवाल है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काल काल कर्म है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तब नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसका व्याख्या देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काल नुकर्म निम्नलिखित है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। दूसरा पॉइंट है, प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बैल। इसका व्याख्या देखेंगे। पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गोंडा, हाथी, बकरी, हिरन तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार जो था त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार था, वर्गाकार था। अगला सवाल है 12 नंबर, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। इसका व्याख्या देखेंगे। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट ऑथर स्मिथ द्वारा दी गई थी। अगला सवाल है 13 नंबर, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। इसका व्याख्या देखेंगे। पहला व्याख्या, पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था वह सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी।
अगला पॉइंट है म- अगला पॉइंट है नंदी बर्मन तथा महेंद्र बर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। अगला पॉइंट है सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सिंह विष्णु को किस नाम से भी जाना जाता है? अवनी सिंह के भी नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है 14 नंबर, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म। इसका व्याख्या देखेंगे। दिलवारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित। दिलवारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, दिलवारा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवारा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। अगला पॉइंट है दिलवारा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। पूछेगा दिलवारा मंदिर कितने मंदिरों का एक समूह है? तो 5। अगला पॉइंट है दिलवारा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवारा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। अगला सवाल है दिलवारा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। दिलवारा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। यह जो प्रश्न पूछा गया आरपीएफ एसआई जो 6/1/2019 में को पूछा गया शिफ्ट थर्ड में। इसका व्याख्या देखेंगे। अभिधम पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश और विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है। अगला सवाल है 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका व्याख्या देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। अगला सवाल है अगला पॉइंट है हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। दूसरा पॉइंट है मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ है वह है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थल की खोज जो हुआ 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल लोथल स्थल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। लोथल स्थल की खोज वर्ष 1954 ईस्वी में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। अगला पॉइंट है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला पॉइंट है लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगन। अगला पॉइंट है कालीबंगन। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। अगला पॉइंट है कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय बी के थापर तथा बीबी लाल को जाता है। अगला पॉइंट है
कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है, अगला सवाल है 17 नंबर। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चोल। इसका व्याख्या देखेंगे। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इससे अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल है 18 नंबर। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले? सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी धोलावीरा। धोलावीरा। इसका व्याख्या देखेंगे। सिंधु सभ्यता के धोलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले। अगला पॉइंट है, धोलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है धोलावीरा स्थल की खोज वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में जे.पी. जोशी ने की थी। अगला पॉइंट है, कालीबंगन इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है कोट दीजी इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है लोथल। इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल है 19 नंबर। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा मुर्दों का टीला है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इस सवाल का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधी। सिंधी। इसका व्याख्या देखेंगे। पहला पॉइंट है मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगला पॉइंट है वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है 20 नंबर। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल। कौशल। यह जो प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 2 में, इसका व्याख्या देखेंगे। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता है। कौशल नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। अगला पॉइंट है कौशल है इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपदों में से एक था कौशल। अगला पॉइंट है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल महाजनपद की जो राजधानी है श्रावस्ती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और अगले वीडियो में इससे 20 क्वेश्चन और फिर लेकर आएंगे। यदि हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।